Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, myself Balraj Singh, class 9th, Force and Laws of Motion. Alright, let's see what this topic says. Force and Laws of Motion का first topic क्या है? How does an object start moving? कि object move क्यों करता है? Why it even move? We need to put some effort to make a stationary object move. किसी भी चीज़ को मूव करना है, अभी वो स्टेशनरी है, अगर उसको मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए. अब वो फोर्स कैसा भी हो सकता है कि ये स्टेशनरी है. पुश धक्का देना, पुल खींचना. ओके, स्टेशनरी चीज़ को वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स. व्हाट काइंड ऑफ फोर्स? इधर अ पुश और अ पुल टू मूव इट. So force is what? Simply a push or pull. Push मतलब धक्का देना, pull मतलब खींचना अपनी ओर. Alright? सिंपल है, ये सब हम बहुत आराम से समझते हैं. तो how does an object start moving? सिंपल है, when we apply force then only object starts moving. ऑब्जेक्ट कब मूव करता है? जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तभी ऑब्जेक्ट मूव करता है. So ये फोर्स है क्या? When we push or pull an object, a force acts upon them and makes them move from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह वो पुश या पुल वाला फोर्स उनको लेके जाएगा. Alright? Force can initiate motion in a motionless object. क्या बोला यहाँ पे? Initiate motion in a motionless object. जो motionless है, अभी रेस्ट पे है, उसमें मोशन नहीं हो रहा. फोर्स उसमें इनिशिएट कर सकता है मोशन को. मोशन उसमें इनिशिएट कर सकता है कौन? फोर्स. बिना फोर्स के वो बेचारा रेस्ट पे बैठा था. फोर्स कैन इनिशिएट अ मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट. जो रेस्ट पे बैठा था उसमें मोशन इनिशिएट कर सकता है कौन? फोर्स. इट कैन चेंज वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. आपके ब्रदर सिस्टर अगर साइकिल चला रहे हैं, ऐसा बचपन में हम सब ने किया है, वो साइकिल चला रहे हैं, यू वेंट और आपने पीछे से ज़ोर से धक्का दिया, तो पहले वो जिस वेलोसिटी से चल रहे थे अब वो उससे ज़्यादा वेलोसिटी से चलेंगे. हाँ या ना? तो यहाँ क्या हुआ? फोर्स ने चेंज कर दी क्या? मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तेज़ कर दी. हम झूला झूलाते हैं किसी को, हम पीछे से पुश करते हैं, वो तेज़ जाता है. तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा फोर्स क्या कर रहा है? हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, और फोर्स क्या कर रहा है बेटा? मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है. और अगर रोकना चाहें तो हम क्या कर देंगे? उसको पकड़ लेंगे तो वो रुक भी जाएगा जो तेज़ चल रहा है. तो उससे क्या हुआ? वेलोसिटी डिक्रीज हो गई. तो चेंज का मतलब वेलोसिटी कैन इंक्रीज ऑल्सो एंड वेलोसिटी कैन डिक्रीज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स वी आर अप्लाइंग. अगर हम तेज़ दौड़ाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो तेज़ दौड़ाएगा वो. रोकने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसको रोकेगा. इट कैन ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. बचपन में कभी टायर से खेले हैं आप लोग? टायर घुमा घुमा के दौड़ते थे बच्चे. तो उसमें क्या होता है? टायर घुमा घुमा के जब दौड़ रहे हैं बच्चे और सडनली आपको मुड़ना है, टर्न होना है, तो यू कैन प्रोवाइड अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स. उस फोर्स की वजह से टायर का क्या हो जाता है? डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ओके, तो फोर्स कैन ऑल्सो ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज द शेप एंड साइज कैसे? कैसे फोर्स लगा? शेप चेंजेस. माई चीक शेप इज चेंजिंग फोर्स की वजह से. राइट? फोर्स की वजह से, पुल की वजह से माई शेप इज चेंजिंग. चीक का शेप देखो आप, ऐसा भी चेंज हो रहा है,
ऐसा भी चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता है। तो फोर्स ये चार चीज़ें कर सकता है, मोशन इनिशिएट कर सकता है, चेंज कर सकता है वेलोसिटी, ऑल्टर कर सकता है उसका डायरेक्शन, एंड इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। याद रखें ये चीज़। क्यों? बच्चों से अगर पूछा जाता है तो व्हाट दे से, सिंपली अ फोर्स कैन इनिशिएट मोशन, ये वाली बात तो बता देते हैं, पर लेटर ऑन ये चीज़ें हमें पता है लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पाते कि ये भी होता है क्या। यस, ये सब याद रखना है आपको, ऑलराइट, कि फोर्स ये चीज़ें कर सकता है। जस्ट टू रिमेंबर व्हाट अ फोर्स कैन डू। इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स देखें। सबसे पहला फुटबॉलर, बच्चों का ये सबसे प्यारा होता है। फुटबॉलर यूजेज अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल। बॉल उधर से आ रही है, आई किक्ड, बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, यस और नो? तो जब मैंने किक किया तो मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। बॉल इधर आ रही थी, मैंने किक किया, बॉल वापस जा रही है, बॉल का डायरेक्शन चेंज किया, फोर्स अप्लाई किया और बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। यहाँ पे अ मैन यूजेज अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर। स्टेशनरी लॉन मूवर है, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, हमारे फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया मूव कर रहा है। यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन। हियर अ साइक्लिस्ट यूजेज अ बिगर फोर्स टू पैडल हिज बाइसिकल एंड इंक्रीज हिज स्पीड। मतलब वेलोसिटी क्या की जा रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, और ज़ोर से पैडल मारेंगे तो साइकिल जो धीरे चल रही थी अब वो तेज़ चलेगी, यस और नो? तो वी आर यूजिंग अ फोर्स टू चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। हर एक चीज़ का एग्जाम्पल दे रखा है। स्टेशनरी चीज़ को मूव करना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐसे अप्लाई करना कि चीज़ का मोशन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए मूविंग ऑब्जेक्ट की, एंड अ बेकर यूज अ फोर्स ऑन हिज डफ टू शेप इट इनटू अ करी पफ। दबा के उसका शेप चेंज कर रहा है, यस और नो? तो आपको चारों चीज़ें जो समझाई उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं यहाँ पे, ऑलराइट? आई होप यू अंडरस्टूड। व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्सेस? बैलेंस फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस भी देखेंगे हम, पहले बैलेंस की बात करते हैं। When equal amount of forces are applied on an object from different directions such that they cancel out each other, then they are called what? Balanced forces। जैसे सेम फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे हम, तो ये क्या होगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा ये जो भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियसली F1 और F2 क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में, ये मैग्नीट्यूड सिंबल है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ऑब्वियसली उनका डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं, ओके, बट क्या है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अपोजिट है, दैट डजंट मैटर, बट मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो जिधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में वो चीज़ खिसक जाएगी। अगर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बैलेंस फोर्सेस की वजह से कभी भी कोई चीज़ नहीं खिसक सकती। दे डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर रुकी हुई है तो चलेगी नहीं बैलेंस फोर्स की वजह से, और अगर वो चल रही है तो अगर वो मोशन में है तो बैलेंस फोर्स लगने की वजह से वो कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, मतलब रुकेगी नहीं। मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ऑलराइट? दे मे चेंज द शेप एंड साइज। सिर्फ शेप और साइज चेंज हो सकते हैं बैलेंस फोर्स की वजह से, बट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन चेंज नहीं होते। अब शेप और साइज कैसे? आप किसी फोम वाली चेयर पे बैठे, फोम वाली चेयर पे बैठे, चेयर का शेप चेंज नहीं हुआ लेकिन फोम थोड़ा सा दब जाता है, आपका मोशन रेस्ट ये वो सब
अलग बात है, लेकिन आप जब बैठ गए हो तब आप वैसे ही हो तो स्टेट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फॉर्म का शेप चेंज होता है ना, जैसे आप खड़े हो गए, इट टेक्स सम टाइम टू बी नॉर्मल, ऑलराइट। तो ये अब यहाँ टेबल और कप का एग्जांपल दिया है। जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमने कोई चीज़ रखी, भरा हुआ कप रखा, तो ऑब्वियसली इसका वेट किधर लग रहा है, डाउन साइड। वेट किस तरफ लग रहा है कप की वजह से, डाउन साइड। और टेबल जो रिएक्शन दे रही है, रिएक्शन फोर्स, टेबल रिएक्शन किधर दे रही है कप को, अप साइड, ऑलराइट। यही हम लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है एक्शन और क्या होता है रिएक्शन। ये रिएक्शन देने की वजह से ही टेबल अपने आप को डिफॉर्म नहीं कर रही, ऐसी नहीं हो जा रही, ऐसी है। ये नहीं कि ये चीज़ रखी इसकी बोझ की तरह वो ऐसी होगी, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, वो अपना शेप चेंज नहीं कर रही। मतलब जितना फोर्स लगाया उसके इक्वल उसने कोई ना कोई फोर्स वापस लगाया है, इसीलिए वो अपना शेप चेंज नहीं कर रही, वरना शेप चेंज कर लेती। क्लियर है? ये होते हैं बैलेंस फोर्सेस। व्हाट आर अनबैलेंस फोर्सेस? अनबैलेंस फोर्स क्या है देखते हैं। When forces applied to an object are of different magnitude or not in the opposite direction so as to cancel। जैसे यह एग्जाम्पल देखें, सीसॉ काइंड ऑफ चीज़ दिख रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ एक एप्पल रखा हुआ है और यहाँ एक बच्चा बैठा है, तो बच्चे का जो फोर्स लगेगा डाउन साइड वो क्या होगा, बच्चे का जो फोर्स लगेगा वो mg अप्लाई होगा डाउन साइड डायरेक्शन में। एप्पल का भी mg नीचे लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली एप्पल का m छोटा है बॉल के मास से, तो ऑब्वियसली यहाँ वाला फोर्स ऑफ बॉय वुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एप्पल। क्या बोला हमने, फोर्स ऑफ बॉय वुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ एप्पल ऑन द सीसॉ। यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ फोर्स कम लगेगा, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली एप्पल क्या होगा, ड्रैग हो जाएगा बॉय की तरफ। क्यों? क्योंकि क्या लग रहे हैं, अनबैलेंस फोर्सेस। सो ये यू कैन सी डिफरेंट मैग्नीट्यूड। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड मतलब इस फोर्स का और इस फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। वेट की वैल्यू अलग है, वेट इज ऑल्सो फोर्स। दे कैन, अनबैलेंस फोर्स क्या करते हैं, दे कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एप्पल पहले रेस्ट पे था, जैसे बॉय आके बैठा एप्पल खिसक के आने लग गया, तो ऑब्वियसली एप्पल रेस्ट पे था, अब वो खिसकने लग गया, मतलब उसमें मोशन स्टार्ट हो गया है, राइट। इवन मोशन स्टार्ट हुआ तो उसमें एक्सेलरेशन भी आ सकता है, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है, चेंज हो सकती है, एंड शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से। अनबैलेंस फोर्सेस लगाओगे तो जिधर का ज़्यादा फोर्स होगा उस तरफ, उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है, ऑलराइट। और जब बॉडी मूव कर रही है तो उस समय उसका क्या हुआ, पहले वो रेस्ट में थी, अब मूव कर रही है तो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट में थी वो पहले, अब वो चेंज क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन में आ गई है, तो उसकी स्टेट चेंज हुई है। और उसमें एक्सेलरेशन भी आ सकता है, अगर वो फोर्स कंटिन्यू लगेगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है, राइट। An object experiences a net zero external unbalanced force। बाहर से जो अनबैलेंस फोर्स लगना था वो कितना है, नेट फोर्स कितना है, 0। Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? क्या ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity, and if no, provide a reason। छोटा सा क्वेश्चन लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशंस क्या पूछ रहा है आपसे, कि कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नेट जीरो अनबैलेंस फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर जो फोर्सेस हैं वो क्या है, अनबैलेंस फोर्स खत्म, जीरो है। सो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट to be traveling
with a non-zero velocity. वेलोसिटी उसकी नॉन ज़ीरो हो, क्या ये पॉसिबल है? वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो मतलब वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, और नेट अनबैलेंस फोर्स क्या है? ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो है फिर भी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है क्या? देखें इधर, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से ट्रैवल करता है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। यस और नो? जब हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, उसके बाद जब वो वापस डाउन साइड आएगा फिर से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, ड्यू टू व्हाट? जी की वजह से। यस और नो? ग्रेविटेशन उसकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है? पहले तो कम कर रहा है फिर बढ़ा रहा है। तो कम करने का मतलब क्या है? जब इट इज ट्रैवलिंग, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, इस पॉइंट पे है ये, तब ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्या? नो, देयर मस्ट बी सम वेलोसिटी, कुछ तो होगी, तभी ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। उस केस में हमने चाहे यहाँ से बॉल को फेंका चाहे फायर किया, वो चीज़ तो कर चुके थे, ख़त्म हो गया वो इफेक्ट, लेकिन बॉडी फिर भी अपसाइड ट्रैवल कर रही है। अपसाइड ट्रैवल कर रही है तो इस जगह पे हमारी वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू की वजह से ही तो वो अभी भी ऊपर की ओर ट्रैवल कर रही है। तो नेट अनबैलेंस फोर्स कोई भी नहीं लग रहा, लेकिन लग चुका है वो पहले, अभी नहीं लग रहा। बट देन ऑल्सो बॉडी कैन हैव वेलोसिटी। सो यस, ऐसा हो सकता है। किस कंडीशन में, वो मैं अब समझा रहा हूँ कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अपसाइड, यहाँ से हम फायर कर चुके हैं, फायर हो गई वो, अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, उसके बाद वापस नीचे आएगी। लेकिन उससे पहले अगर इंटरमीडिएट कोई पॉइंट देखें तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट पे क्या हो रहा है? अपसाइड जाते हुए उसकी वेलोसिटी है। यस और नो? उस पर क्या अभी उस समय कोई अनबैलेंस फोर्स लग रहा है? नो, बट देन ऑल्सो उसकी क्या है? वेलोसिटी है। तो ये था इसका रीजन। लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इट इज अ फोर्स एक्सटेंडेड व्हेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जब दो सरफेसेस एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं तब क्या लगेगा आपके? फ्रिक्शनल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द डायग्राम। यहाँ से पुशिंग फोर्स लग रहा है, मतलब पुशिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अप्लाइड फोर्स, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में है, बॉडी इधर मोशन में जाना चाह रही है या जा रही है। इट कैन इधर टेन टू मतलब या तो जाना चाहती है या जा रही है। जब जाना चाहती होगी तब फ्रिक्शन को, जब बॉडी ने स्टार्ट नहीं किया है अभी जाना, ये ऐसे रखा हुआ है, मैं इस पर हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये अभी खिसक रहा है? ये खिसकना चाहता है, ये इधर की ओर खिसकना चाहता है, लेकिन खिसक नहीं पा रहा। क्यों? मेरा हाथ और ये मार्कर जहाँ पे टच है वहाँ इसको क्या मिल रहा है? फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इसको जाने नहीं दे रहा। अब उस फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर ज़्यादा मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया तो ऑब्वियसली इसमें मोशन होगा। लेकिन अगर मेरा फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स से अगर छोटा है तो बॉडी में मोशन नहीं होगा। मतलब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है फ्रिक्शन। तो देखिए इधर
पे अटेंशन एवरीवन। ये है हमारा अप्लाइड फोर्स, इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है और इस डायरेक्शन में इस जगह पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसके मूवमेंट को अपोज कर रहा है या रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्ट? इसको मूव नहीं होने दे रहा, अपोज कर रहा है। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? अपोज करता है मूवमेंट को। फ्रिक्शन इट इज ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। या तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो या होना चाहता हो, होने वाला हो, उसके ऑलवेज क्या लगेगा? फ्रिक्शन, ऑपोजिट। अब हमें ये लगता है कि फ्रिक्शन तो फिर हमारे लिए हर समय नुकसानदायक हुआ। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा टायर आगे जाना चाहता है, लेकिन रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मेरे टायर को बैक साइड में रोकने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से हमारे टायर्स थोड़े टाइम बाद में घिसते हैं या ख़राब होते हैं। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। तो वहाँ फ्रिक्शन क्या है मेरे लिए? एक लॉस है। क्या है? एक लॉस है, अनवांटेड फोर्स है। उसकी वजह से मेरा टायर ख़राब हो रहा है। मैनी टाइम्स स्टंटर्स जो करते हैं, घुमाते हैं, गोल गोल कुछ करते हैं, तो यू कैन सी वहाँ पे जब वो स्टंट कर रहे हैं तो वहाँ पे टायर का मार्क हो जाता है रोड के ऊपर। तो वो टायर का मार्क रोड पे हो रहा है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, राइट? तो ये फ्रिक्शन क्या हमारे लिए हर समय लॉस ही है क्या? फिर ज़िंदगी में आया क्यों पड़ा हमने? ये तो शिट हमारे लिए नुकसान हो गया ना हर समय। नो, मैनी ए टाइम्स ये बहुत सी आपको चीज़ें करने में भी हेल्प करता है। यू कैन राइट ऑन अ पेज, बेस्ट एग्जाम्पल, यू कैन राइट ऑन अ पेज ड्यू टू अप्लाई जो कर रहे हो आप फोर्स, उसके अपोजिट में क्या मिल रहा है आपको? आपके पेंसिल पेन को क्या मिल रहा है? पेज की वजह से फ्रिक्शन मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए आपका पेन या पेंसिल लिख पाता है। व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ सरफेस, वॉकिंग के टाइम पे आपको स्टेबल रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। आप जब कदम रख रहे हो तो आप तो आगे जाना चाह रहे हो, लेकिन ऐसे करके जब दौड़ रहे हो या रख रहे हो कदम, तो फ्रिक्शन फोर्स बैक साइड लग रहा है। वही फोर्स आपको स्टेबलाइज करता है, आपको मदद करता है चलने में। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैनी टाइम जब बारिश हो जाती है, मार्बल पे हम लोग चलते हैं, तो मार्बल पे चलते हुए क्या होता है? हमारे पैर स्लिप होने लग जाते हैं। वाई? जब पानी नहीं था तब वहाँ पैर स्लिप नहीं हो रहा था, लेकिन जब पानी है तो वहाँ पैर स्लिप हो रहा है। तो जब पानी नहीं था तो हमारे पैर और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन था। उस फ्रिक्शन की वजह से हम आराम से चल पाते हैं, हमें हेल्प मिलती है। बट जब वहाँ पानी आ गया तो लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन वी आर गेटिंग। तो जब कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन मिलता है तो हम फिसलने लग जाते हैं उसी मार्बल पे। तो ये थे फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज। ओके, वी कैन राइट, वी कैन वॉक, ऑलराइट। तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखें ये क्वेश्चन, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। रोल्स मतलब गुड़क के जा रही है। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। बॉल क्यों रुक गई? क्रिकेट मैच सब देखते होंगे, आई होप। कुछ अगर नफरत करते हो तो सॉरी। फुटबॉल, क्रिकेट, व्हाट यू कैन सी मैनी ए टाइम्स आजकल जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत क्लीन होते हैं, बहुत घास छोटी छोटी होती है। अगर किसी ग्राउंड में जो घास है वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो जब लॉफ्टेड शॉट मारा जाता है तो वो लॉफ्टेड शॉट कहीं जा गिरा, उसके बाद जब बॉल रोल ओवर कर रही है तो थोड़े टाइम बाद क्या होती है? बॉल धीरे धीरे रुकने लग जाती है, बाउंड्री पे पहुंच ही नहीं पाई, बैट्समैन को रन लेने पड़ते हैं। और मेनी टाइम्स अगर घास बहुत छोटी छोटी होगी तो मारते ही आउटफील्ड बहुत बोला जाता है, कमेंटेटर्स बोलते हैं द आउटफील्ड इज़ वेरी फास्ट, टुडे द आउटफील्ड इज़ वेरी स्लो। सो व्हाई आउटफील्ड इज़ बिहेविंग स्लो एंड फास्ट? आउटफील्ड जब बड़ी ग्रास है तब स्लो है, छोटी ग्रास है तब फास्ट है। क्यों?
देखिए इधर, ये आउटफील्ड पे ग्रास है, ये बॉल ऐसे जाना चाह रही है, ठीक है। जब ये बॉल जाएगी तो ये ग्रास जो है क्या करेगी, उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करती है, फ्रिक्शन। क्या अप्लाई करती है, फ्रिक्शन अप्लाई करती है। तो जो घास है वो कंटिन्यू फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है इट ईच एंड एवरी स्टेप। तो ऑब्वियसली बॉल रोल होके जा रही है, तो बॉल क्या हो जाएगी, कंटिन्यू फोर्स नहीं लग रहा, बॉल पे तो एक बार फोर्स लगा था, अब वो जा रही है और उस पर फ्रिक्शन फोर्स बार बार लगे जा रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल स्लो डाउन एट सम पॉइंट। एक टाइम पे तो उसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होती जा रही है। सो द बॉल कम्स टू रेस्ट, द बॉल स्टॉप्स बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रिक्शन। बॉल जाए जा रही है, बॉल के डायरेक्शन के अपोजिट क्या लग रहा है, उस पर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शन अप्लाई होने की वजह से क्या हो रहा है, बॉल धीरे 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 दूर जाके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। ओके, सो यहाँ फ्रिक्शन एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस। बैट्समैन के लिए डिसएडवांटेजेस है, फील्डिंग वाली टीम के लिए बहुत अच्छा हुआ चौका रुक गया जाने से। ऑलराइट, सो इट डिपेंड्स ऑन द विच स्कोप यू आर सीइंग द फोर्स। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट। A stone of 1 kg is thrown at with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake. Frozen surface जमा हुआ and come to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? पढ़ते हैं वापस। देखो, स्टोन था 1 kg का, स्टोन का मास कितना है, 1 kg। इट इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक। ये लेक का क्या है, फ्रोजन सरफेस है, yes or no? तो फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक पे वो फेंकेगी एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, 50 मीटर्स। इसने 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। स्टोन यू कैन डू व्हाट, इसको बड़ा बना देते हैं, ऐसा लगेगा हवा में जा रहा है तो फिर फ्रिक्शन कैसे लगा। ओके, टचिंग द सरफेस जा रहा है वो, और उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो फर्स्टली हम ये देखें उसका वेट डाउन साइड कितना लग रहा है, mg। mg मतलब 1 × 10, मतलब g की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 न्यूटन का वेट लग रहा है, उसका फोर्स लग रहा है डाउन साइड। और अभी इसको फेंका गया है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और इतना मास है, इतनी वेलोसिटी है। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बिफोर स्टॉपिंग, वो गिवन है कितना, 50 meters. So what you can apply over here? Can we apply force of friction? Can we apply equation of motion here? For example, S equal to ut plus half at square. But यहाँ ना हमें acceleration दे रखा है, ना time given है, so it can't be used here. Can we apply anything else? V equals to u plus at. No. Then what we should apply? हम क्या अप्लाई करें, क्या अप्लाई कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। S गिवन है हमें, वेलोसिटी गिवन है हमें, कौन सी वेलोसिटी गिवन है हमें, पे अटेंशन हियर,
यहाँ हमें मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? 0. वाई? इट कम्स टू रेस्ट. फाइनली वो कहाँ पे आ जाती है? रेस्ट पे आ जाती है. तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी? फाइनल वेलोसिटी 0. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड. सो व्हाट यू कैन अप्लाई ओवर हियर? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी अप्लाई नहीं कर सकते, टाइम नहीं है. s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, हाफ ए टी स्क्वायर में एक्सेलरेशन टाइम नहीं है. तो व्हाट यू कैन अप्लाई? डू यू नो दिस इक्वेशन? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. इन दिस इक्वेशन वी आर गिवन फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू नहीं है हमारे पास. डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर्स. सो ए की वैल्यू कितनी आने वाली है? -400 डिवाइडेड बाय व्हाट? 15 टू 2 is 100. So it is -4 meter per second square. Just a second. -4 meter per second square. तो कितना है आपका एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन आया. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ रिटार्डेशन फोर्स, और उसकी वजह से आपका रिटार्डेशन एक्सेलरेशन फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स कभी भी कैसे निकलता है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगा? फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. मास है बॉडी का 1 kg, एक्सेलरेशन है -4, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? -4 न्यूटन. वाई -4? Because this force is acting opposite to the direction of motion. वो ट्रैवल इधर करना चाहती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है. That's why it is negative. Negative sign shows that this direction or this force is applied to the opposite. जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. That's why it is taken negative here. I hope it is clear to you. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. यहाँ हमने सीखा बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, क्या एप्लीकेशन है, कहाँ वो यूज़ होता है, कहाँ वो एडवांटेजेस है, कहाँ हमारे काम आ रहा है. ऑलराइट, थैंक यू. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.